हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हिमांशु अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 8 हेरिडिटी के बारे में बात करने वाले हैं। एक छोटा सा चैप्टर है ये जो आज इसी वीडियो में हमारा कवर होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? तो सबसे पहले वर्ड हम समझते हैं हेरिडिटी का मतलब क्या होता है। देखो, हेरिडिटी एक प्रोसेस है। क्या है बेटा? प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसके अंदर हमारे कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन, हमारे जीन्स की इंफॉर्मेशंस हमारे पेरेंट्स से किस में ट्रांसफर होती है? उनके बच्चों में, ऑफ स्प्रिंग के अंदर। इस मैकेनिज्म को, इस प्रोसेस को हेरिडिटी बोलते हैं। दोबारा समझते हैं हेरिडिटी का मतलब क्या है। हेरिडिटी एक वो प्रोसेस है जिसमें पेरेंट्स अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन अपने बच्चों में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, और डिटेल में अभी आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो एक एक करके लाइन क्लियर करते चलते हैं। क्या कह रहा है? आपने ये पढ़ा होगा, जब भी कोई रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है तो एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है जो अपने पेरेंट जैसा दिखाई देता है, बट लेकिन थोड़ा बहुत क्या होता है, उससे डिफरेंट होता है ना। जैसे आप भी अपने पापा जैसे दिखाई देते होंगे, आपके हाथ पैर, ठीक है, उस तरीके का, लेकिन शक्ल तो मैच नहीं करती होगी। और थोड़े बहुत कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जो बिल्कुल भी फादर या मदर से मिलते नहीं होंगे, तो थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं। लेकिन जो आपके शरीर का ढांचा है वो बिल्कुल आपके पेरेंट जैसा, जैसे जहाँ पे हाथ है, पैर है, सर है ना। We have discussed how some amount of variation is produced even during asexual reproduction, and the number of successful variation are maximized by the process of sexual reproduction. अब देखो, दो मोड होते हैं रिप्रोडक्शन के, सेक्सुअल भी होता है और असेक्सुअल भी होता है। क्या वेरिएशन किसी एक में होता है? जी नहीं, वेरिएशन दोनों में पाए जाते हैं। असेक्सुअल मोड में भी पाया जाता है और सेक्सुअल मोड में भी पाया जाता है। बट समझने वाली बात यह है कि असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आपकी बहुत कम होती है, और जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो उस केस में वेरिएशन आपकी सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया होगा, अगर आप एक गन्ने के खेत में जाते हैं तो और आप गन्ने के पौधों को देखते हो तो उनमें आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, हल्का फुल्का डिफरेंस दिखाई देगा, और सारे पेड़ पौधे जो है एक जैसे ही दिखाई देंगे। ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स अगर आप नॉर्मली देखते हो तो उनमें आपको बहुत ज्यादा वेरिएशंस दिखाई दे जाएंगी। एनिमल्स में भी उनके कलर्स होते हैं, शेप होते हैं, साइज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो उनसे आप पता लगा सकते हो कि हाँ भाई सेम, जैसे डॉग्स है, डॉग्स की ब्रीड होती है ना, साफ पता लग जाती है। ऐसे इंसानों के अंदर भी क्या है, सबके चेहरे अलग होते हैं, तो साफ अलग एक दूसरे से हम दिखाई देते हैं। Quite distinct variation are visible among different individuals. In this chapter, we shall be studying the mechanism by which variation are created and inherited. तो हम इसी प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से वेरिएशन जो है, या किस तरीके से हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती है। ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन था इसका। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या कह रखा है हमारा? एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है बेटा? इकट्ठा होना। किसका इकट्ठा होना? वेरिएशंस का। कब? रिप्रोडक्शन के टाइम पे। ये क्या कहना चाहता है ये पैराग्राफ, वो देखते हैं हम। देखो होता क्या है, यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ डायग्राम के जरिए समझाया गया है। ये एक पेरेंट है ना, इसके दो बच्चे हुए। अब इन दो बच्चों में देखो आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, इसकी टोपी लाल जैसी है और इसका नीचे का बेस ग्रीन कलर है, तो इनमें थोड़े थोड़े वेरिएशन आए। अब नीचे चलो, अब इसके भी आगे दो बच्चे हुए। अब देखो इसकी लाल टोपी थी तो इसकी भी लाल टोपी तो आई आई है ना, प्लस और चेंजेस भी हो गई। ये साइड वाले इसके देखो, इसका साइड का अलग है और इसका साइड का अलग है। इसमें भी देखो, इसमें दोनों में ग्रीन ग्रीन नीचे तो है, लेकिन इसका बीच वाला बदल गया, लेकिन ये पेरेंट जैसा बिल्कुल हूबहू है ना। तो कहने की बात यह है कि वेरिएशन हर जनरेशन में बढ़ती चली जाती है, और पुरानी वेरिएशंस को भी वो मेंटेन करके रखता है। देखो जैसे पहले केस में, जैसे पहला स्टेप आया ना, पहले केस में क्या हुआ, इसको मिटो देते हैं। पहले केस में वेरिएशन थी लाल कलर की, है ना, और ये लाल कलर की वेरिएशन देखो अगली जनरेशन में भी मेंटेन्ड है, और प्लस में नई वेरिएशंस भी बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब है कि हर वेरिएशन नेक्स्ट जनरेशन में एक्यूमुलेट यानी कि इकट्ठी होती रहती है। ठीक है, हमारा जो बॉडी का डिजाइन है या किसी भी एनिमल का बॉडी डिजाइन है, जो बेसिक होता है वो तो मेंटेन रहता है, बट उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस आते रहते हैं जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती चली जाती है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल ले रखा है कि अगर एक बैक्टीरिया है और वो बैक्टीरिया आगे दो नए बैक्टीरिया को जनरेट करती है, और फिर वो दो बैक्टीरिया आगे और चार बैक्टीरिया को जनरेट करते हैं, तो उनका बॉडी डिजाइन तो लगभग सिमिलर होगा, बट लेकिन उनके अंदर थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस जनरेट होती रहेंगी जो आगे बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन अगर मैं बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये वेरिएशंस आपको ज्यादा लेवल पर मिलेंगे। ठीक है, एज कंपेयर टू असेक्सुअल के। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछा गया, क्या ये वेरिएशंस हर एक स्पीसीज के अंदर बराबर का चांस देती है उन्हें सर्वाइविंग का? तो आंसर है नहीं भाई। इसका इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको एक बताता हूं। ठीक है, क्या है समझो जरा। मान लो कि एक गार्डन है, ठीक है, और उस गार्डन के ऊपर एक पेड़ है। ठीक है, इस पेड़ पे जो है ना पक्षी वगैरह बैठे हुए होते हैं, और गार्डन में जो है ग्रीन कलर की काफी सारी घासें हैं। अब इस घास के अंदर ना एक कीड़ा है, और उस कीड़े का कलर जो है वो है रेड कलर का। कौन से कलर का कीड़ा है? रेड कलर का। अब क्या होती है, जैसे ही पक्षी उसको देखो, ग्रीन कलर में रेड कलर का कीड़ा तो बड़े आसानी से दिख जाएगा, तो पक्षी उसे पकड़कर खा जाता है, रेड कलर क्योंकि उसे दूर से ही दिख जाता है ग्रीन में। अब लेकिन सपोज करो ये रेड कलर का कीड़ा जो है एक नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करता है,
ठीक है। अब एक मिनट, तो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करता है और मान लो उस कीड़े का कलर जो है ना वो चेंज हो जाता है। जो कलर का कीड़े का है ना वो दो कलर मान लो आ जाते हैं। सपोज करो एक कलर हो गया ग्रीन और एक कलर हो गया ब्राउन हो गया, या कुछ और कलर ले लो, ठीक है, ऑरेंज हो गया। अब बात ये है कि देखो ये जो कलर वाला है ग्रीन वाला, ये पक्षियों को अब दिखाई नहीं देगा क्योंकि ग्रीन कलर की ग्रास होगी और उसके अंदर वो घुल मिल जाएगा, इतना ज्यादा वो दूर से दिखेगा नहीं। तो पक्षी जो है इसको तो पकड़ नहीं पाएंगे आसानी से। लेकिन जो दूसरे तरीके की वेरिएशन आई है, दूसरा कलर आया है, लेकिन उसको तो कोई फायदा होने वाला नहीं है ना। तो यानी कि ये वेरिएशन इसके लिए तो हेल्पफुल नहीं है, इसके लिए हेल्पफुल है। बट सपोज करो अब क्या हुआ कि घास खत्म हो गई, और घास खत्म हो गई तो क्या हुआ, अब ग्रीन वाला भी पकड़ा जाएगा और ये भी पकड़ा जाएगा। लेकिन पता लगा कि इसके अंदर कलर के साथ साथ एक इसका टेस्ट में इसके अंदर कुछ ऐसा केमिकल बॉडी के अंदर आ गया जिससे जो है पक्षी को कड़वापन लगने लगा खाने में, और वो धीरे धीरे इस कीड़े को खाना छोड़ दिया। तो कौन लपेटे में आएगा, ग्रीन कलर वाला ही लपेटे में आएगा अब तो, है ना। तो इसका मतलब है ये हमारा एनवायरनमेंट डिसाइड करता है कि कौन सी वेरिएशन सरवाइव करने में हेल्प करेगी उसको और कौन सी वेरिएशन नहीं करेगी। जो एक वेरिएशन किसी टाइम पर उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, उसी दूसरे टाइम पर वो चीज उसके लिए फायदेमंद भी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए हमारा नेचर डिसाइड करता है कि हमें किस प्रकार का जो है वेरिएशन हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है, हेरिडिटी। तो हेरिडिटी अभी मैंने समझाया है कि एक प्रोसेस होती है जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है, सभी कैरेक्टर्स हमारी बॉडी के, हमारे एक तरीके से पूरी बॉडी का डिजाइन, वो इन्फॉर्मेशन कॉपी होती हैं नेक्स्ट जनरेशन में पास होने के लिए, बस एक प्रोसेस है, ठीक है। तो प्रोसेस है सिंपल ये। तो इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या है, इनहेरिटेड ट्रेड्स वो ट्रेड्स है जो कॉपी होकर हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आए और हमने उनको रिसीव कर लिया, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर, है ना। तो हेरिडिटी सिर्फ प्रोसेस है ट्रांसफर होने की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, और एक्चुअली में हमारे अंदर कैरेक्टर कौन कौन से आए हैं वो इनहेरिटेड ट्रेड्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए ना एक मेंडल नाम का व्यक्ति था। कौन था, मेंडल, जिसे सब लोगों ने मेंटल सोचा। क्या सोचा, मेंडल को मेंटल सोचा। भाई इसने क्या करा, अपनी पूरी लाइफ इस एक्सपेरिमेंट्स में लगा दी, इन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को समझने में लगा दी, ठीक है। जीते जाते तो इसकी किसी ने इसकी वाहवाही की नहीं। जब मर गया तो मरने के कुछ सालों बाद जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो पता लगा अरे भाई ये बंदा तो बहुत बढ़िया था। तो ऐसे ही होता है हमारे इंडियन समाज में, मरने के बाद ही उसके गुण गिने जाते हैं और जब तक जिंदा होता है तो उसके गुण ही दिखाई देते हैं, है ना। तो सेम इसके साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन भाई बंदे की मेहनत थी, इसने अपना पूरी लाइफ जो है इस स्टडी के ऊपर बिता दी। था क्या, जरा समझते हैं इसके अंदर रूल्स क्या थे इनहेरिटेंस के। मेंडल ने जो है एक्सपेरिमेंट करे, उसने ये देखा कि भाई क्या होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स हमारे फादर में होते हैं, है ना, वही सेम कैरेक्टर का जोड़ा हमारी मदर में भी होता है। तो वो दोनों कैरेक्टर आपस में मिलकर हमारी किसमें, नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। अब नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पिता वाला कैरेक्टर आएगा या माता वाला कैरेक्टर आएगा, वो सब डिसाइड करने के लिए उसने एक स्टडी करी, ठीक है। और वो स्टडी जो है काफी फेमस हो गई। तो क्या थी वो स्टडी, देखते हैं आगे। तो मेंडल ने क्या करा, मेंडल ने जो है एक्सपेरिमेंट्स करे किसको लेकर, एक मटर के पौधे को लेकर। किसको लेकर, मटर के पौधे को लेकर। मटर का पौधा क्यों चुना, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। मटर का पौधा भैया उसलिए इसलिए चुना उसने क्योंकि मटर के पौधे में वेरिएशंस काफी प्रकार की पाई जाती हैं। जैसे हाइट को लेकर बात करूं तो मैं, हाइट में मटर का पौधा शॉर्ट भी होता है और टोल भी होता है। बात करूं मैं इसके फ्लावर की, तो फ्लावर जो है इसका व्हाइट कलर का भी होता है और वॉयलेट कलर का भी होता है। बात करूं मैं इसके सीड की, इसके सीड की शेप राउंड भी होती है और रिंकल्ड टेढ़ी मेढ़ी भी होती है। और बात करूं मैं इसके सीड के कलर की, तो इसका सीड का कलर हमारे पास येलो कलर का भी होता है और ग्रीन कलर का भी होता है। तो मतलब उसे स्टडी करने के लिए वेरिएशंस की ये सबसे बेस्ट लगा क्योंकि इसके अंदर वेरिएशंस बहुत तरीके की पाई जाती है। अब उसने सबसे पहले जो है यहां पर देखो क्या करा, एक प्योर टोल जो है पौधा लिया और एक प्योर शॉर्ट पौधा लिया। अब ये प्योर और प्योर का मतलब क्या है वो समझते हैं पहले। देखो इसने तो पहले स्टडी करी, तो इसने ये बताया कि भैया दो कैरेक्टर होते हैं ना, एक कैरेक्टर आ रहा है फादर से और एक कैरेक्टर आ रहा है मदर से, है ना। तो इन दोनों कैरेक्टर को ना उसने एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे यहां पर देखो, यहाँ हाइट के लिए ना वो टी का इस्तेमाल कर रहा है। किससे कर रहा है, टी से। अब ये टी कैरेक्टर जो है फादर पे भी होगा और मदर पे भी होगा। बट अब बात है ये टी ना दो तरीके का पाया जाता है। एक होता है डोमिनेंट, क्या होता है, डोमिनेंट, और दूसरा होता है रिसेसिव। ये दो तरीके की फॉर्म में पाया जाता है, डोमिनेंट और रिसेसिव, ठीक है। तो डोमिनेंट और रिसेसिव कैसे वर्क करते हैं इसके लिए उसने एक्सपेरिमेंट किया, जिसके लिए मैं दूसरी ऐप खोल लेता हूं, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ चलो इस पे समझते हैं। तो उसमें क्या था देखते हैं। जैसे उसने पौधा लिया तो बड़े पौधे को उसने डिनोट किया दो बड़े टी से, ठीक है, और दो छोटे पौधों को उसने डिनोट करा छोटे टी से, ठीक है। अब इसमें से क्या हुआ, जब पेरेंट्स ने अपने गैमेट्स बनाए तो कैरेक्टर हाफ हाफ हो जाएंगे, मतलब स्पर्म्स बनाए सपोज करो, है ना।
वो तो हम स्टडी के लिए पढ़ रहे हैं वैसे, मतलब ठीक है, उसने 50% कैरेक्टर आते हैं, तो ये डिवाइड हो गया। ऐसे फीमेल में भी होगा, एक तरफ टी जाएगा और एक तरफ टी जाएगा। अब सपोज करो ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है, बड़ा टी छोटा टी। ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो बड़ा टी छोटा टी। ये दोनों मिल जाते हैं तो बड़ा टी छोटा टी। ये दोनों मिल जाते हैं तो बड़ा टी छोटा टी। ठीक है। लेकिन जब उसने देखा सारे पौधे कैसे थे, ये भी टोल था, ये भी टोल था, ये भी टोल था, ये भी टोल था। लेकिन देखो ये कैरेक्टर छोटे टी वाला ये मम्मी का कैरेक्टर है ना, फीमेल का है, और ये बड़ा टी वाला जो है ये फादर का है। तो उसने देखा कि भाई ये अलग अलग है, इसमें 50% फादर का और 50% मदर का है। अब या तो लंबा होगा या फिर छोटा होगा पौधा, तो आया क्या रिजल्ट निकल कर, लंबा। तो इसका मतलब है कि पापा वाला जो कैरेक्टर था, फादर वाला, वो मदर के ऊपर डोमिनेट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जब भी दोनों कैरेक्टर साथ में होंगे तो दोनों में से एक ही आएगा, या तो शॉर्ट या टोल। वो डिपेंड करता है इनकी पावर पर कि कौन डोमिनेंट है। तो जो डोमिनेंट होता है उसका कैरेक्टर रिफ्लेक्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर फादर का कैरेक्टर डोमिनेंट था तो दैट्स वाई पौधा कैसे आया, टोल आया। तो यहाँ पर भी देखो, जब भी डोमिनेंट प्रेजेंट होगा तो उसी का कैरेक्टर रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पर भी डोमिनेंट है तो इसलिए टोल, यहाँ पे भी डोमिनेंट है तो इसलिए टोल। बट लेकिन इसे हम बोलते हैं F1 जनरेशन। क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन। अब बात करता हूं मैं F2 जनरेशन की, है ना। F2 जनरेशन की बात करते हैं तो F2 जनरेशन में उसने वो पौधे लिए जो F1 जनरेशन में आए थे, है ना। अब यहां से 50-50% कैरेक्टर निकालते हैं, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी। अब इसकी इससे मीटिंग हुई तो क्या बन गया, दोनों बड़े टी। इसी की इससे हुई तो क्या बन गया, बड़ा टी छोटा टी। अब इसकी इससे हुई तो बड़ा टी छोटा टी, और इसकी इससे हुई तो छोटा टी छोटा टी। अब ध्यान से देखना, जब उसके पास आया ना तो दिखा कि 75% तो पौधे कैसे थे, टोल, और 25% पौधे भैया थे स्मॉल। चकरा गया उसका सर, बोला ये कैसे भैया, पहली जनरेशन तो पूरी की पूरी लंबी थी, तो ये दूसरी जनरेशन के अंदर ये अचानक से स्मॉल पौधे कहां से आ गए भाई। तो उसने कंक्लूड करा कि भाई साहब ये स्मॉल हाइट का कैरेक्टर इन F1 जनरेशन के अंदर भी था कहीं ना कहीं, जो इस टाइम पर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। और लेकिन जैसी सेकंड जनरेशन आई वो स्मॉल कैरेक्टर शो हो गया। तो इसलिए इसने ये कंसेप्ट बनाया डोमिनेंट और रिसेसिव का, और उनको डिनोट करने का तरीका भी उसने ढूंढ निकाला। तो अब आपको ये समझ में आ रही हो, हम तो चले कैसे, हम तो चले शुरुआत से, हम ऑलरेडी उसका प्रोसीजर पहले फॉलो करके चलते हैं, तो इसलिए हमें आसानी से समझ में आ गया, है ना। तो उसने यही कहा कि हमेशा हर कैरेक्टर को किससे डिनोट करना है, एक बड़े लेटर से और एक छोटे लेटर से। बड़ा लेटर हमेशा डोमिनेंट रहेगा और छोटा लेटर हमेशा रिसेसिव रहेगा। जब भी जो है दोनों प्रेजेंट होंगे साथ में तो डोमिनेंट कैरेक्टर विजिबल होगा, रिसेसिव कैरेक्टर छिप जाएगा, वो सामने नहीं आएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसी F1 जनरेशन की। तो इसमें बात करें तो पहले वाले केस में F1 जनरेशन में तो आपका रिजल्ट क्या आया, 1:1, सारे क्या थे, टोल थे, है ना। और लेकिन अगर मैं F2 जनरेशन की बात करूं तो रेशो दो तरीके का रेशो होता है, एक होता है फिनोटाइपिक, ये पेपर में आने वाला है आपका, और एक होता है जीनोटाइपिक। क्या होता है, जीनोटाइपिक। फिनोटाइपिक रेशो के अंदर आप ध्यान से देखो, 3 पौधे बड़े हैं और एक पौधा छोटा है, तो 3 पौधे बड़े हैं और एक पौधा छोटा है। फिनोटाइपिक का मतलब है देखने में कैसे लग रहे हैं वो पौधे, 3 लंबे और एक छोटा, सिंपल। लेकिन जीनोटाइपिक की बात करें तो इनके कैरेक्टर पढ़ने पड़ेंगे। ये देखो, दोनों बड़े टी वाले कौन कितने पौधे हैं, एक ही है भैया, तो एक लिख दिया। और ऐसे कितने पौधे जिनमें एक बड़ा टी है और एक छोटा टी है, तो वो है 2। और एक ऐसा पौधा है जिसमें दोनों छोटे हैं, तो ये जीनोटाइपिक रेशो हो गया, ठीक है। अब ये टोल थे इसलिए क्योंकि इनके पास एक डोमिनेंट कैरेक्टर था। अब ये स्मॉल क्यों था, स्मॉल इसलिए था क्योंकि इसके पास कोई डोमिनेंट कैरेक्टर है ही नहीं। तो कौन सा कैरेक्टर शो होगा, रिसेसिव वाला। तो मतलब रिसेसिव कैरेक्टर तभी शो हो सकता है जब उसके पास में कोई डोमिनेंट कैरेक्टर ना हो, ठीक है। तो ये तो हमारा यहां तक का था। नेक्स्ट जो है पार्ट के अंदर मैं आगे की वीडियो को कंटिन्यू करने वाला हूं।